नमस्कार, स्वागत है आप सभी को राजीव के डिजिटल दुनिया में। श्रोताओं, अभी मैं डिजिटल माध्यम से आप लोगों को बाबा नागार्जुन हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार, हिंदी में जो आंचलिक रचनाएं जो बाबा के द्वारा लिखी गई है, इनमें बलचनमा उपन्यास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और कह सकते हैं कि ये इतिहास का एक दस्तावेज है। तो अभी मैं बलचनमा उपन्यास को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और कल तक 17 एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और आज 18वां एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। इस नए एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर में या मेरे फेसबुक पेज पर में देख रहे हैं तो फॉलो करें। यदि मेरे आप यूट्यूब चैनल मैथिली सिंधी पर देखते हैं तो सब्सक्राइब करें। तो लीजिए बलचनमा उपन्यास का 18वां एपिसोड। गौना के बाद मैंने तय किया कि गांव नहीं छोड़ेंगे और दूर दराज जाकर चाकरी भी नहीं करेंगे। तुम कहोगे कि नहीं, महरिया का मोह हो गया है। हाँ भैया, सो तो था ही, झूठ का है बोलूँ, जनानी मुझे बड़ी गुणवंती मिली। जब से वह आई कैसे बखत बीतने लगा कुछ पता ही नहीं चलता था। अगले बैसाख में हमने रेवनी को विदा कर दिया। माँ को कचोट जरूर हुआ मगर रास्ता भी तो दूसरा नहीं था। आदमी मेरी बहन को भी अच्छा ही मिला था। वह पटना के एक होटल में काम करता था। पुरानी और बढ़िया नौकरी थी। खा पीकर 5 रुपया महीना ऊपर पाता था। रेवनी बहुत रोई थी। माँ भी धन्नो चाची ने समझाया। तभी जाकर होकर तभी जब ही लड़की होकर के पैदा हुई है तभी न पराए तब कर्म के साथ तेरी नसीब जुड़ गई। क्या रोज़ नैहर रहेगी लड़की। सुगनी माँ को इतना आराम पहुँचाने लगी कि कुछ मत पूछो भैया। घर के अंदर का कोई काम बहुरिया को नहीं करने देती थी। घर के अंदर का कोई भी काम वह बुढ़िया को नहीं करने देती थी। दोपहरिया में खाने के बाद और रात में सोते समय सुगनी अलसी के तेल लेकर अम्मा के पैताने बैठ जाती। लगती गोर डांट चापने। कुआं पर जाकर नहला देती थी। राख गोबर खेत में डालना होता वो खुद ही डाल आती। माँ का काम था मलकिन के यहाँ जाकर छोटा मोटा काम कर देना, दुकान से सौदा सुलूक कर लाना, खेत से साग छिमी तोड़ लाना, मुझे मजूरी करते बखत कलेबा पहुंचाना। यही मेरी माँ की काम थी। वह भी सुगनी को बहुत मानने लगी। पैसा कौड़ी खुद नहीं रखती थी। मलकिन के यहाँ खाने पीने का कोई निमन चीज़ अगर हाथ लगती थी तो अकेले कभी नहीं खाती थी। कन्या यानी बहू बखत पर खाए बखत पर सोए, भाई मैया को इसका भारी ध्यान रहता था। अपने खेतों में हम सभी काम करने जाते थे। पहले कुछ दिनों तक माँ ने सुगनी को खेत नहीं जाने दिया पीछे, मगर वह मान गई। गरीबों के यहाँ भैया यह सब चोचले नखरे नहीं चलते। बहू हो चाहे बेटी, खेत में काम करने जाना ही पड़ेगा। पानी भरना ही होगा, माल मवेशी चराने ही होंगे। सिंगार पिटार को बर्बाद करने लायक वक़्त गरीब घर की जनानी को कहाँ से पैसा मिलेगा भैया। बड़ी जात वाले चाहे जितना भी गरीब हो, उनके घर की औरतें रोजी धंधा के कामों में मर्दों का हाथ कभी नहीं बटा सकती। उनके यहाँ औरतें निकम्मी निठल्ली बैठी रहती है। जितना ही बड़ा खानदान होगा औरतों का उतना जास्ती निठल्लापन पाओगे। हमारी औरतें मेहनत मजदूरी का दाना खाती है। अपनी माँ बहनों और बहू बेटियों का हाथ पैर हमारे यहाँ सिर्फ छूने मसलने या नाचने थिरकने का सामान नहीं हुआ करते। हमारी ज़िंदगी का सहारा है हाथ पैर। क्या मैं झूठ कहता हूँ भाई। रेवनी ससुराल रहने लगी। अपने 3 बकरियां मैंने बेच डाली। 10 रुपया मिला। चरवाहा ना हो तो जान का जपाल हो जाता है बकरी। माल मवेशी, बकरी तो साली और भी परेशान कर देती है। मजले मालिक की गालियाँ सुननी पड़ी थी एक बार। अब कौन रेवनी थी जो उन पर नज़र रखती। 2 बकरे थे वो सो भूइयाँ महाराज की बलि चढ़ी मनौती थी। उस साल रबी की फसल भी खूब हुई थी भैया। आम भी अच्छे फले थे। बल्ली बाबू कई बगीचों के मालिक थे। उनसे एक छोटे बाग की रखवाली का काम मुझे मिल गया था। दिन को भैया मैया भी अगोरती, रात को मगर मुझे ही वहाँ मचान पर सोना पड़ता था। 25-30 पेड़ थे। उनमें खट्टे 2 ही 3 रहे होंगे। बाकी सभी पेड़ के आम बड़े मीठे रसदार और गुदादार निकले।
हमने खाया भी खूब और बेचा भी काफ़ी। मैया ने अम्मट भी खूब डाला, तिहाई हिस्सा मिलता था। 5,000 में कम से कम हमारे हिस्से 5,000 से कम हमारे हिस्से नहीं पड़े होंगे। 2 हिस्से मालिक के हुए। रात को लगभग 1 महीना मैं बाग में ही सोया। आसपास बाग थे जिनमें मेरी ही तरह 2500 रखवाले रात दिन मौजूद रहते थे। सुगनी का मन कभी कभी उगता था, लेकिन थी तो आखिर कमाऊ जनानी। दिन भर ठट के काम करती और रात भर तान के सोती। एक रात मैंने रामखेलावन को अपने बदले बाग में रख दिया, खुद आकर घर में सोया। दोनों प्राणी मिलकर उस बार हमने अपने खेत में मरुआ भी 2.5-3 मन उपजा लिया था। धान रोपने का मौसम आया भैया। मैं 2 मजदूरों का काम करने लगा, यानी 2 मजदूर जितना काम करता था उतना मैं अकेले कर लिया करता था। 8 सेर धान मजदूरी मिलती थी। एक आदमी का खाना भी घर आता था। 40 रोज में मैंने 80 मजदूरों का काम किया। माँ मना करती ही रह गई, अरे बलचनवा बीमार पड़ेगा, काहे इतना खटता है बेटा। जवाब में मैं तनिक हंस देता और बीड़ी टानता हुआ आंगन से निकल जाता था। भादो, आसीन, कार्तिक आया, अगहन आया, 3.5 महीना वहाँ कोई काम नहीं रहता। इन दिनों कोई पूरब निकल जाता, सिलीगुड़ी, दिनाजपुर, ढाका की ओर, कोई कलकत्ता की तरफ चला जाता है, कोई घर पर ही बैठा रहता। ऐसे लोग मोती की चटाई बुनते, सन, सावे या मूज की डोरी बांटते और फिर मछली फंसाने के लिए टापी, गांज वगैरह तैयार करते रहते थे। लेकिन मैं कहीं नहीं जाता, बीड़ी पीता रहता और बाग गोटी खेला करता। ईमानदार और मजदूर काठी का था। इसी से महीना पिछू 5-7 मजूरियाँ भी मिल जाती थी मुझे। मेरी शोहरत थी कि बलचनमा खूब मन लगाकर काम करता है। सारे गांव में लोग जानते थे, एक मजूरी में वह 1.25 मजूर की मेहनत करता है। जितने ही लोग ताना मारते थे, गधा है, अकिल छू नहीं पाया, उस जन्म में तेली का बैल रहा होगा। अच्छा भाई, मैं बैल ही सही, गधा ही सही, बेईमान तो नहीं हूँ, कामचोर तो नहीं हूँ, कोढ़िया तो नहीं हूँ। असल बात तो यह है भैया कि काम करते वक्त मैं किसी भी किस्म की फिकिर, घिचिर पिचिर या ढिलाई का कायल नहीं था। जिस मुस्तैदी से अपना काम करता, उसी मुस्तैदी से दूसरे का काम भी मैं करता था। दूसरी ओर मजूरी में अगर कोई खराब अनाज देता तो फौरन मैं उसे वापस कराता। गाली मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। झूठ मूठ की जी हुजूरी मेरे लिए जहर माहूर था। लेकिन कभी कभी झुकना भी पड़ता था भैया। अभी वह जमाना कहाँ आया था कि खाली ईमानदारी से काम निकल आए। चालाक और चाई लोगों की चालबाजियों से बचने के लिए चौकस रहना जरूरी हो जाता था भैया। भात रोटी चबेना निर्वाह इस तरह से हो रहा था। माँ भी खुश थी, सुगनी भी मस्त रहती थी और मैं भी मगन रहता था। इस तरह हमारी गृहस्थी के 3 साल कटे। बीच में एक दफ़े बाढ़ आई, लेकिन फसल को नुकसान नहीं पहुंचा। भूचाल आई, गांधी महात्मा भी आए, राधा बाबू सोशलिस्ट हो गए। मेरे लिए यह तीनों बातें नहीं थी। भूचाल बड़े जोर की आए थे। भूकंप माघ का महीना था। 2.5 पहर दिन बीतने पर गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। मैं चुन्नी की बैठक में लेटा हुआ था कि एकाएक छप्पर मचमचा उठा। भीत समेत दलान हिलने लगा। चुन्नी भी लेटा हुआ था। हम दोनों बातचीत कर रहे थे। दलान के हिलने का अंदाज़ा मुझे तो बिल्कुल ही नहीं था हुआ, लेकिन चुन्नी बाप करता हुआ उठ खड़ा हुआ। इधर बड़े बूढ़े मनियार चाचा धूप सेक रहे थे, वह भी चिल्लाकर आंगन की ओर भागे। क्या है जी? मैंने उठकर चुन्नी से पूछा तो वह मुंह बनाकर बोला, क्या है, देखता नहीं है धरती डोल रही है। बाहर निकल बेवकूफ़ कहीं के, भूकंप आया है। बैठक में से कूदकर हम बाहर आ गए। चुन्नी अपने घर की ओर दौड़ा, मैं भी अपने घर की ओर। सुगनी अंदर सोई हुई थी। माँ उसे जगाकर बाहर निकाल लिया था। 15-20 मिनट में लगभग धरती उसी तरह डोलती रही। 15-20 मिनट तक लगभग धरती उसी तरह डोलती रही। हाथी पर चढ़े हो कभी? नहीं। अरे रेलगाड़ी पर तो खूब चढ़े हो। सोनपुर जो रेलगाड़ी पहले घाट तक जाती है, वह किस तरह हिलती डोलती चलती है, बस वही समझ लो, उससे अधिक ही भैया। माँ और सुगनी की ओर से निफिकी होकर मैं फिर मनिहार चाचा के मकान की तरफ दौड़ा। उसके 2 घर भीत वाले थे। 2 जगह भीतों में हल्की दरारें पड़ गई। बरेड़ी तनिक अलग हो गई। भीत के माथे पर से बस मनिहार चाचा का इतना ही नुकसान हुआ था। खैर भगवान मालिक है सबके। मेरे मुंह से निकला कि उधर से रामखेलावन का छोटा भाई सुबधा दौड़ा आया। हाँफते वह बोला, बालचंद भाई, बजले मालिक का इनारा पानी फेंक रहा है, बलुआ पानी, और मालिक
मालिक के कई मकान गिर पड़े हैं, शायद कोई दब भी गया है अंदर में। मैं और चुनी दौड़े मालिक की हवेलियों की तरफ, पहले बड़ी तरफ गए। वहाँ हाहाकार मची हुई थी। डिप्टी साहब की नई नवेली औरत दुतल्ले के नीचे सो रही थी। उसी साल गौना हुआ था। नींद टूटी तो बाहर जयमंगला के मामा की आहट सुनकर अंदर ही रह गई। ईंट की पुरानी दीवार भरभरा कर गिरी सो बेचारी दबी गई, उसी में दब के मर गई। लोग अब मलबा हटा रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके अचेतन देह को बाहर निकाला गया और तुलसी चबूतरे के नगीच उत्तर सिरहाने लाश को लेटा दी गई। जयमंगला और उसकी माँ गला फाड़ फाड़ कर, छाती पीट पीट कर रोने लगी। बाकी लोग भूत बने खड़े रह गए। भूकंप का जो नाम श्रोतागण आप सुनते हैं कि बहुत बड़ी भूकंप आई थी 30-32 में, वही भूकंप का चर्चा कर रहे हैं बाबा। महापुरा के खान बहादुर का भी मकान गिर गया था। बल्ली बाबू का भोटिया घोड़ा दब गया। गोसाई पोखर के उत्तर थोड़ी दूर हटकर जो मैदान था उसमें भारी दरार पड़ गई। उसमें तीरी बसात की बछिया धंस गई थी। उसमें तीरी अमात की बछिया धंस गई थी, दब कर मर गई थी। हमारे जवार में लोगों का काफ़ी हर्जा हुआ। 10 कोस पश्चिम सीतामढ़ी की तरफ मानो प्रलय मच गया। सैकड़ों जाल माल बर्बाद हुए। पक्के मकानों की बस्तियाँ पट पड़ गई। सरकारी बंगले, पोस्ट ऑफिस, थाना, कचहरी, जहल, अस्पताल, स्कूल बेकार हो गए। सड़कें फट गई। जगह जगह पानी और बालू पट गया। रेलवे लाइन अलग अलग किसी काम की नहीं रही। तार के खंभे झूलने लगे। 10-15 रोज के लिए सरकार की मानो गाड़ी ही डूब गई। सरकार की सब काम डूब गई। जो जहाँ था वो वहीं कैद रहा। देवी देवता के मंदिर तक नहीं साबुत बचे भैया। और क्या बताओ, इधर सीतामढ़ी और उधर मुंगेर, इन्हीं जगहों पर जास्ती धक्का पड़ा था भूकंप का। पीछे सरकार भी संभल कर खड़ी हुई। लीडर लोग भी दौड़े। राजेंद्र बाबू की रिहाई हुई। जवाहरलाल तक वॉलंटियर बन के सीतामढ़ी का आधम के। मुंबई के सेठों ने खैराती होटल खोल दिया। आकर कांग्रेस ने चंदे के लिए अपील निकाली तो 30-40 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। पीने के पानी का सवाल सैकड़ों जगह बिगड़ गया था। अजीब बदबू आती थी। होठों से पहले साली नाक ही जवाब दे देती थी पानी सूंघकर। जंगली गड्ढों में भर चौमास घास फूस, डंठल टानी, लत्ती लत्ता, जाने क्या क्या सड़ती रहती है। उनके करीब से गुजरोगे तो नाक मूंद लेना होगा। जूट और सन के पौधों को पानी में डाल देते हैं, कुछ दिनों बाद निकालते हैं तो वहाँ भी बड़ी विकट बदबू उठती है। भूचाल के दिनों में कुओं को खराब कर दिया। उनका भी पानी कुछ वैसा ही गंधाता था। हाय हाय मच गई। सबसे ज़रूरी काम कुआं खुदवाना हो गया। कांग्रेस ने रिलीफ फंड खोल दिया। उसकी तरफ से कुएं खुदवाने के लिए लाखों की रकम बांटी गई। हमारे इलाके में रकम बांटने का काम फूल बाबू के हाथ में गया। इधर गाँवों के लिए उन्हीं को अफसर बनाकर भेजा गया था। रामपुर भारी और नामबर गांव ठारा, बाल बच्चा, औरत मर्द, धनी गरीब कुल मिलाकर 2000 आदमी बसते थे। लेकिन भूकंप में इस बस्ती का एक भी कुआं खराब नहीं हुआ था। कुल 20 कुएं थे। चमारों और मुसलमानों के कुएं अलग ही थे। सुना है कि रिपोर्ट मांगी गई थी। छोटे मालिक और बल्लू बाबू ने मुंशी विपिन बिहारी लाल दास से राय विचार करके जिला कांग्रेस कमेटी को लिख दिया था। 4 कुएं खराब हो गए हैं और 20 परिवार ऐसे ही होंगे जिन्हें थोड़ी बहुत मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने गिरे पड़े मकानों को फिर खड़ा करने की ताकत बेचारों में नहीं है। फूल बाबू मधुबनी से टमटम पर आए। सीधे आकर अपने फूफा के घर उतरे। बता ही चुका हूँ, हमारे छोटे मालिक उनके फूफा लगते थे। एक ही रोज़ वह हमारी बस्ती में रहे थे। मैं जानबूझकर उनसे नहीं मिला। मालिकों के यहाँ और बवन टोली में से एक चक्कर लगाया था उन्होंने। साथ में 2 वॉलंटियर रहे। जानते हो उस रोज़ फूल बाबू हमारी बस्ती में क्या कुछ कर आए थे। रिलीफ फंड की ओर से भगवान जाने कितनी रकम इस गांव में के लिए मिली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुंशी जी के लड़के से जो मुझे मालूम हुआ वह तुम्हें बता देता हूँ। इससे तुम्हें भी अंदाज जरूर होगा लाखों की वह रकम लोगों में किस तरह बटी। तो लो सुन लो भैया। बउवन पाठक के नाम 60 रुपया की रकम लिखी थी और मिले 30। दामो ठाकुर के नाम 40 की रकम लिखी थी और मिले 20। मुसम्मा जानकी के नाम 30 की रकम लिखी थी और मिले 15। तारानंद झा के नाम 30 की रकम लिखी थी और मिले 15। खोचाई मिसर के नाम 25 का रकम लिखा गया था, मिला 10। ससुरानंद चौधरी को 40 और मिला 20।
पचकौड़ी झा को 25 और मिला 10, जयवल्लभ मलिक को 25 और मिला 10, बम्भोले झा को 25 और मिला 10, बचवे मिसर को 25 और मिला 10, मनियार गोप को 25 मिला 8, छकौड़ी गोप को 25 मिला 8, कपिलेश्वर मरर को 25 मिला 8, तिमी अमात को 20 मिला 6, कल्लर केवल को 20 मिला 6, मुसोमात कुंती को 15 मिला 3, बुद्धू चमार को 15 मिला 3, शेख अब्दुल को 25 मिला 8, करीम बख्श को 15 मिला 3, मुसोमात हमीदा को 15 मिला 3। समझा भैया, 20 आदमियों के नाम 525 रुपये की खैरात लिखी गई थी, लेकिन इन लोगों को मिले सिर्फ 206 रुपया। कुएँ सुधारने के नाम पर 1000 रुपया मिला। एक एक को अलग अलग बुलाकर बल्ली बाबू और दास जी ने रुपये बांटे। लोगों ने आकाशी आमदनी समझकर दस्तखत कर दिया, अंगूठे की छाप दे दी। जिनका जैसा मुंह, जिसकी जैसी आवाज़, उसको उतनी ही रकम मिली। हमारे मनियार चाचा ने चुपचाप ले ली। चुनी खैराती रकम लेने के खिलाफ अपनी राय प्रकट कर चुका था। मालिक मेरी माँ को भी 5 रुपये देना चाहते थे। पूछने आई तो मैंने उसे डांट दिया। मुसोमात कुंती जुगल कामत की विधवा औरत थी, उसे भी खैरात मिली थी। पूछने पर बोली, बबुआ बोलो, भूकंप या क्या हुआ? बड़े लोगों के लिए आमदनी का एगो और रास्ता निकल आया। हंसिया हाथ में घास काटने वह जा रही थी। नगीच आकर मेरे कान की तरफ मुंह करके वह फुसफुसाई, ये लोग जुलूम करते हैं बेटा, देते हैं 2 और कागज़ पर चढ़ाते हैं 10। ईमान धर्म इन सब का डूब गया है। तेल जरे तेली के और फटे मसालची का। छोटे मालिक का सर बेटा आया था अफसर बन के खैरात बांटने। वो न हो 1500 उसने ज़रूर मार लिया होगा। पता लगाना बेटा, मेरे नाम रुपया कितना चढ़ा है। चाची तुमको मिला कितना? हल्के हाथ से छाती ठोक के कुंती बोली, हाथ गोसैया 3 ही तो मिले हैं। हाय गोसैया, हमें तो 3 ही मिले हैं। तो श्रोताओं, आज मैंने ये नया एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। इसमें भी देखे हैं कि शुरू में उस समय में भी बंदर बांट होती थी। रिलीफ के पैसे को बंदर बांट कर लेते थे, गरीबों को मिलता नहीं था। तो ये शुरू से ही हमारे भारतवर्ष की विडंबना रही है कि गरीबों को ना न्याय मिलता है और गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है तो लूट लिया जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हर प्रखंड में, हर पंचायत में गरीबों के लिए कुछ न कुछ, जैसे आवास योजना का पैसा आता है तो लूटम लूट होता है, मनरेगा का काम होता है तो लूटम लूट होता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। भारत का जो विकास नहीं हो रहा है, भारत विकसित देश नहीं हो रहा है, इसका मेन कारण यही है कि यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो जनता है, वो जागरूक नहीं है। तो आज मैंने ये एपिसोड रखा और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। और दूसरी बात, हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।